हाय एवरीवन, दिस इज़ कीर्ति तिवारी एंड आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस पेपर 12 फॉर टीजीटी इंग्लिश पार्ट 2। सो इस वीडियो में आप लोगों को मोस्टली जो एमसीक्यूज़ हैं वो ग्रामर बेस्ड हैं, ग्रामर पर मिलने वाले हैं, क्योंकि रंजीत सर का पैटर्न ही यही है कि उनके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं उनमें 80 to 90 क्वेश्चन होते हैं लिटरेचर के ऊपर और 30 to 35 क्वेश्चन उनके ग्रामर बेस्ड होते हैं। सो इसीलिए हम उनका प्रैक्टिस पेपर है जो भी प्रैक्टिस पेपर्स हैं उनके उन्हें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 ऐसे करके उनको कवर करेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 61। सो आपको क्वेश्चन नंबर 61 में बताना है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ हैज़ यूलोगाइज मिल्टन इन दीज वर्ड्स, कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी कौन सी कविता में मिल्टन को यूलोगाइज किया है। यूलोगाइज का मतलब होता है प्रेज करना, मतलब प्रशंसा करना। ठीक है, सो इन लाइन्स में वर्ड्सवर्थ मिल्टन को याद करते हुए कहते हैं कि मिल्टन दाउ शुडेस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि मिल्टन तुम्हें इस क्षण जीवित होना चाहिए था। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, कि इंग्लैंड को तुम्हारी सख्त ज़रूरत है। शी इज़ ए फैन ऑफ स्टैगनेंट वाटर, कि वह एक जो इंग्लैंड है वो एक दलदल की तरह उसकी कंडीशन हो गई है। एक जगह जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो उसमें क्या है, स्मेल आने लगती है, क्योंकि पानी का नेचर क्या होता है, उसमें मतलब फ्लो होना, बहना, और जब वो बहेगा नहीं और उसे एक जगह इकट्ठा कर दिया जाएगा तो उसमें क्या स्मेल आने लगती है। सो बिल्कुल वैसे ही वो इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि जो इंग्लैंड है बिल्कुल उस रुके हुए पानी की तरह हो गया है, कि इसमें कोई फ्लो नहीं है, कोई सक्सेस नहीं है, मतलब कोई तरक्की नहीं है, कोई प्रोग्रेस नहीं है, और यहाँ की जो कंडीशन है बहुत ख़राब हो गई है, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो गए हैं। तो ये सब कहते हुए वो मिल्टन को याद कर रहे हैं, क्योंकि मिल्टन का नेचर कैसा था, मिल्टन एक मतलब ऐसे एक कवि थे जिनमें ये मतलब पावर थी कि अच्छे को मतलब सही को सही और गलत को गलत वो कहने की उनकी आदत थी, कि कुछ भी गलत जब इंग्लैंड में होता था तो वो तुरंत पार्लियामेंट को नोटिस भेज देते कि भैया ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मिल्टन की आदत थी, तो इसीलिए वो इन लाइन्स में मिल्टन को याद करते हुए मतलब ये लिखा है उन्होंने। तो कौन सी पोएम है ये वर्ड्सवर्थ की, आपको बतानी है। लेसिडस, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन, या फिर लंदन 1802। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, लंदन 1802। ये एक उनकी पेटार्कन सोनेट है जो कि किसको मतलब मिल्टन को डेडिकेट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। द ऑड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। सो ये एक ऑड है, ऑड जिसका नाम है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वॉज बिगन ऑन। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी और कब लिखी गई थी, ये आपको बताना है। क्रिसमस डे 1629, क्रिसमस डे 1630, क्रिसमस डे 1631, क्रिसमस डे 1632। ठीक है, तो ये जो ऑड है ये मिल्टन के द्वारा लिखी गई थी क्रिसमस डे को, यानी कि 25 दिसंबर की मॉर्निंग को ये लिखी गई थी, इसीलिए इसका नाम उन्होंने रखा ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी वाज बिगन ऑन। और मतलब 1629 में उन्होंने इसे कंपोज किया था जब वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। होम डिड मिल्टन कंसीडर हिज मास्टर, मिल्टन अपना मतलब मास्टर किसे मानते हैं। सो वो अपना जो है पॉलिटिकल गुरु मानते थे एडमंड स्पेंसर को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एडमंड स्पेंसर। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। हु इज़ गिवन सॉलिटरी पनिशमेंट इन द जस्टिस, जस्टिस में सॉलिटरी पनिशमेंट किसे दिया गया है। सो ऑप्शंस हैं फोल्डर, एडवर्ड क्लीमेंट, वुडर, या फिर मनी। तो जस्टिस में सॉलिटरी पनिशमेंट दिया गया है फोल्डर को, जो कि इस प्ले का मेन प्रोटागोनिस्ट है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डू वी हैव विलियम फोल्डर, यानी कि गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में हमें विलियम फोल्डर देखने को मिलता है। तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही वाला फोल्डर है ये। तो कौन सा प्ले है उनका, लॉयल्टी, द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, या फिर स्टाइफ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जस्टिस में हमें विलियम फोल्डर देखने को मिलता है। सो सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। गाल्सवर्दीज वर्क दैट अर्न हिम नेम एंड फेम वॉज, यानी गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा वर्क है जिससे उन्होंने दोनों ही चीज़ें कमाई, शोहरत एंड दौलत। शोहरत और दौलत देने वाला उनका कौन सा वर्क था। द फोरसाइट सागा, द मेन ऑफ प्रॉपर्टी, लॉयल्टी, या फिर नन। So the right option will be A, the Forsyte Saga,
वॉज द वर्क दैट अर्नड हिम नेम एंड फेम। ठीक है, इनका फोरसाइट सागा एक ऐसा वर्क था जिसने उन्हें बहुत ब्लॉकबस्टर सफलता दिलवाई। ये उनकी एक ट्रायलॉजी थी जिसमें 3 नोवेल और 2 इंटरल्यूड शामिल थी, जिसे उन्होंने पब्लिश कराया था 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। मिल्टन्स लिसिडस इज ए सैटायर ऑन। जो मिल्टन का लिसिडस है वो एक सैटायर है, किस पर उन्होंने सैटायर किया है ये? सो द ऑप्शंस आर एपिस्कोपी, गवर्नमेंट ऑफ ए चर्च बाई बिशप्स, मिनिस्ट्री ऑफ चार्ल्स फर्स्ट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ये जो लिसिडस है ये उनका एक दोनों पर ही सैटायर है, जैसे एपिस्कोपेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। सो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। हु इज़ रेफर्ड इन द फॉलोइंग फ्रेज बाय मिल्टन, ग्रिमवोल्फ विद पी.बी. पॉ। यानी कि इस फ्रेज में ग्रिमवोल्फ विद पी.बी. पॉ में मिल्टन के द्वारा किसे रेफर किया गया? द रोमन कैथोलिक चर्च, प्रोटेस्टेंट चर्च, इंग्लिश चर्च, या फिर लंदन चर्च। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द रोमन कैथोलिक चर्च इज रेफर्ड इन दिस फ्रेज। सो द राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। इन द फर्स्ट एडिशन पैराडाइज लॉस्ट कंसिस्टेड ऑफ डैश विद ओवर 10,000 लाइन्स ऑफ वर्स। यानी आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि जो फर्स्ट एडिशन आया था पैराडाइज लॉस्ट का वो कितनी बुक्स में समाहित था। कंसिस्टेड ऑफ का मतलब होता है समाहित होना, यानी कितनी बुक्स थी उसके अंदर जब वो पहली बार मतलब पब्लिश हुआ था, और उसमें 10,000 कुछ लाइन्स थी। ठीक है, तो जिनका पैराडाइज लॉस्ट है वो सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1667 में, और उस समय इस 10 बुक्स में था ये। ठीक है, बाद में क्या था कि मिल्टन चाहते थे कि जो परंपरा होती है एक नोवेल की वो ना टूटे, क्योंकि जो एपिक जो है कितनी 12 बुक्स में लिखा जाता है ट्रेडिशनली, तो वो चाहते थे कि ये भी मेरा जो एपिक है ये भी 12 बुक्स में ही हो जाए, जो प्रथा है वो बनी रहे इसकी एपिक की। तो फिर बाद में उन्होंने क्या किया, अपने लास्ट फेज़ में अपनी डेथ से पहले 1674 में उन्होंने क्या किया, 7 बुक और 10 बुक को 2 भागों में डिवाइड कर दिया था। ऐसे करके फिर इसे 12 बुक में उन्होंने पब्लिश कराया था 1674 में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, 10 बुक्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। हु फेल्ट दैट पैराडाइज लॉस्ट वॉज ए ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी। यानी कि पैराडाइज लॉस्ट को ब्यूटीफुल और ग्रांड क्यूरियोसिटी कहने वाले पोइट कौन है, आपको बताना है। सो द ऑप्शंस आर मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन कीट्स, पी.बी. शैली, विलियम वर्ड्सवर्थ। कौन से ऐसे पोइट हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ब्यूटीफुल एंड ग्रांड क्यूरियोसिटी कहा है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, जॉन कीट्स। सो जॉन कीट्स ऐसे पोइट हैं जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को ब्यूटीफुल और ग्रांड क्यूरियोसिटी कहा था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। द फॉरबिडन ट्री इन पैराडाइज लॉस्ट रेफर टू, कि जो फॉरबिडन ट्री था पैराडाइज लॉस्ट के अंदर वो रेफर करता है किसको? सो लेट्स सी द ऑप्शंस। ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ पीपल, ट्री ऑफ नॉलेज, ट्री ऑफ पीपल, बनियान ट्री, या फिर ऑक ट्री। ठीक है, सो जो फॉरबिडन ट्री है पैराडाइज लॉस्ट में वो रेफर करता है ट्री ऑफ नॉलेज, उसे ट्री ऑफ नॉलेज कहा गया है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। इन विच ऑफ गाल्सवर्दी द फॉलोइंग लाइन्स अकर, कि गाल्सवर्दी के कौन से प्लेस से ये लाइन्स ली गई हैं? द वर्ल्ड्स अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट। यानी कि जो वर्ल्ड है वो एक फ़ाइन प्लेस है उन लोगों के लिए जिन्हें इसमें जीना आता है, यानी कि वो जानते हैं कि वर्ल्ड को कैसे एंजॉय करना है। देयर इज़ लॉट ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट, क्योंकि अभी भी इसमें इतना कुछ है जो अननोन है। ठीक है, तो ये जो लाइन्स हैं ये किस प्लेस से ली हैं? सो लेट्स सी द ऑप्शंस आर द सिल्वर बॉक्स, जस्टिस, लॉयल्टी, अ मैन ऑफ डेवन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अ मैन ऑफ डेवन। इससे ये लाइन जो है ली गई हैं, डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। कन्फ्लिक्ट्स आर ऑफ 2 काइंड। जो कन्फ्लिक्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल एंड, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सटर्नल होते हैं और एक होता है इंटरनल।
एक्सटर्नल वो जो बाहरी रूप में मतलब बाहरी तौर पर होता है, जो दिखाई देता है लोगों को, और इंटरनल वो जो इंसान के अंदर चलता है। यानी कि जो मैन है, मैन अगेंस्ट मैन, वो स्ट्रगल किसी के भी प्रति हो सकता है कि इंसान का एक नेचर के अगेंस्ट हो सकता है, मतलब मैन अगेंस्ट नेचर, मैन अगेंस्ट मैन। कभी कभी मैन का किसी दूसरे मैन के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, जैसे एंटागोनिस्ट और प्रोटागोनिस्ट में कन्फ्लिक्ट होता है, बेसिकली होता ही है ना। और एक कन्फ्लिक्ट क्या होता है, मैन अगेंस्ट सेल्फ। ये बहुत मतलब डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है कि जब एक इंसान का खुद से ही स्ट्रगल होता है, यानी कि वो क्या चाह रहा है और क्या हो रहा है, वो एक कन्फ्लिक्ट है, उसको वो बेचारा कर रहा है, सफ़र कर रहा है ना। तो इसलिए सो इटर्नल आपका हो जाएगा यहाँ सही, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। डेनोटेशन मीन्स, डेनोटेशन का क्या मीनिंग होता है, आपको बताना है। द लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड, नॉन एक्सेप्टेड मीनिंग ऑफ द वर्ड, आयरनिकल मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग। सो डेनोटेशन मीन्स होता है कि किसी भी जो वर्ड है उसका लिटरल और प्राइमरी मीनिंग ऑफ ए वर्ड। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अ फीलिंग और आइडिया दैट इज सजेस्टेड बाय ए पार्टिकुलर वर्ड although it need not be a part of the word's meaning or something suggested by an object or situation। यानी कि यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है यानी कि कोई फीलिंग है या कोई आइडिया है, उसे हम एक्सप्रेस करने के लिए किसी वर्ड को यूज़ करते हैं या उसका सहारा लेते हैं, तब क्या होता है। तो आपके ऑप्शन है कैनोटेशन, डेनोटेशन, एक्सप्लेनेशन या इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा कैनोटेशन, यानी कि जो वर्ड है उसका प्राइमरी मीनिंग तो होता है डेनोटेशन, ठीक है। ये दोनों वर्ड एकदम मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों वर्ड में, है ना। ये जो डिनोटेशन है ये तो प्राइमरी मीनिंग किसी भी वर्ड का, और जो कैनोटेशन है वो सेकेंडरी मीनिंग होता है किसी भी वर्ड का, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। अ सडन एंड सरप्राइजिंग एक्शन और टर्न ऑफ इवेंट स्पेशली इन ए प्ले, यानी प्ले के अंदर सडन और सरप्राइजिंग एक्शन ऑफ इवेंट को क्या कहा जाता है, मेलोडी, कॉप द थिएटर, अब इनिशियो और मेलोड्रामा। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, कॉप द थिएटर is a sudden and surprising action or turn of event especially in a play। Next है question number 78। A dash is a literary device featuring two consecutive lines और पोइट्री दैट टिपिकली राइम एंड हैव द सेम मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिटरेरी डिवाइसिंग जिसके कैसे फीचर्स होते हैं, जिसमें टू कंसेक्टिव लाइन होती हैं, तो 2 लाइंस होती हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा पोइट्री में। दैट टिपिकली राइम, जिसकी राइम टिपिकल होती है, और हैव सेम मीटर होता है, ठीक है। तो कपलेट हो गया। सो सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। इन विच प्ले ऑफ गर्ल्स बर्थडे देयर इज अ कैरेक्टर हिल क्राइस्ट हु हैज़ गॉट, यानी कि गाल्सवर्दी के कौन से प्ले में एक कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, हिल क्राइस्ट है जिसका नाम, ठीक है। आपको बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शन। द स्किन गेम, जस्टिस, लॉयल्टीज एंड स्ट्राइप। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, द स्किन गेम में हमें दिखने को मिलता है ये जो है कैरेक्टर हिल क्राइस्ट, विच केम इन 1920। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। अ रिपोर्ट ऑफ समथिंग सच एज पॉलिटिकल सिचुएशन और सिस्टम और ए पर्सनस वर्क और आइडियाज दैट एग्जामाइन इट एंड प्रोवाइड्स ए जजमेंट स्पेशली अ नेगेटिव वन, सच ए रिपोर्ट आर्टिकल इज कॉल्ड, ठीक है। एक रिपोर्ट टाइप मतलब एक रिपोर्ट, जैसे चाहे वो मतलब पॉलिटिकल सिचुएशन बेस्ड हो या फिर कोई पर्सन के वर्क से रिगार्डिंग है या फिर उसके मतलब आइडियाज़ वगैरह को एग्जामाइन करती है, उसको क्या कहते हैं, उसका नाम बताना है आपको। सो ऑप्शंस हैं क्रिटिक, क्रिटिसिज्म, इंटरप्रिटेशन, डेनोमेंट, क्या होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्रिटिक कहते हैं इसको, इस रिपोर्ट को, है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। चॉइस एंड यूज अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेजेज इन स्पीच और राइटिंग इज कॉल्ड, यानी किसी भी फ्रेजेज और स्पीच में अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को क्या कहा जाता है। सो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स को डिक्शन कहा जाता है। किसी भी स्पीच और राइटिंग में जो अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का उसे हम डिक्शन कहते हैं, है ना। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। अ फोर्सफुल एंड बिटर वर्बल अटैक अगेंस्ट समवन और समथिंग, यानी कि फोर्सफुल और बिटर वर्बल अटैक है किसी के प्रति अगेंस्ट, उसे कहते हैं डायट्राइब, क्रिटिक, कमेंट्री, ह्यूमिलिएशन,
क्या कहते हैं उसको आपको बताना है, ठीक है। तो वो एक तरीके का क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म ऑप्शन में नहीं है, तो डायाट्राइब ये उसी के सिमिलियर ही एक टर्म है, ठीक है। यानी कोई एक फोर्सफुल या फिर बिटर जो वर्बल अटैक होता है किसी के अगेंस्ट, है ना, वो एक तरह से क्रिटिसाइज़ करना ही होता है, क्रिटिसिज्म होता है वो, उसे डायाट्राइब के नाम से हम जानते हैं। सो ए आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी बिल Baronet's eldest son, being superior in caste and distinction, is ridiculed for proposing for a marriage with a maid servant Freda। यानी कि ये कौन सा गाल्सवर्दी का प्ले है जिसमें आपको ये बताना है कि बिल ब्रोनेट एक उनका बड़ा बेटा है जो कि क्या करता है, कास्ट मतलब घर की जो ट्रेडिशन है उसके खिलाफ जाकर अपनी मेड से मतलब शादी करता है, ठीक है। अपनी मतलब जो काम वाली होती है घर में, उसका नाम है फ्रेडा, अपने सर्वेंट से वो शादी करता है। वो कौन सा प्ले है, तो वो प्ले है उनका द एल्डेस्ट सन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 84, द फर्स्ट वर्जन ऑफ द पोएम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 वॉज रिटन अंडर द टाइटल। यानी कि जो ये पोएम है वर्ड्सवर्थ की, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802, इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो किस टाइटल से लिखा गया था, ये आपको बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। द लीच गैदरर, माइकल, द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स, द रूइंड कॉटेज। तो इसका क्या टाइटल था फर्स्ट, तो इसका टाइटल था लीच गैदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। विलियम वर्ड्सवर्थ की एक खासियत है, हर पोएम को उन्होंने दो दो नाम दे रखे हैं, तो ये परेशानी बढ़ा दी है रीडर्स के लिए। एक तो विलियम शेक्सपियर ने अच्छी खासी, एक ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं कि हर पोएम का इनके नाम याद रखने हैं, दो दो हैं कि पहला कौन सा था, फर्स्ट वर्जन कौन सा था, सेकंड वर्जन कौन सा था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, इन विच पोएम बर्न्स एंड चैटरटन आर मैंसन्ड। यानी कि वर्ड्सवर्थ की कौन सी कविता में बर्न्स एंड चैटरटन का जिक्र किया गया है। सो द राइट ऑप्शन है रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। इस पोएम में इन दोनों का जिक्र किया है वर्ड्सवर्थ ने। सो आपका जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन द प्ले स्टाइफ। स्टाइफ में ये जो लाइन है ये किसने बोली है, आई हैज़ बीन सैड दैट मास्टर एंड मैन आर इक्वल, कांच, ठीक है। मास्टर और मैन इक्वल नहीं हो सकते। देयर कैन ओनली बी वन मास्टर इन ए हाउस। एक घर में केवल एक ही मास्टर हो सकता है, ठीक है। मास्टर और मैन इक्वल नहीं हो सकते, ये किसने कहा है, स्ट्राइफ में, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे मैन जो है वो सर्वेंट के लिए है ना। जॉन एंथनी ने ये लाइन्स बोली है इन स्ट्राइफ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87, द एक्शन ऑफ द प्ले स्ट्राइफ बिगिंस ऑन। यानी एक्शन है जो स्टाइप प्ले का, ये किस पार्टिकुलर डेट को स्टार्ट होता है, एट द टिन आर्था टिन प्लेट वर्क्स। ठीक है, इस कंपनी, ये जो कंपनी थी जहाँ पर ये स्टाइप स्टार्ट हुआ था, उस कंपनी का नाम ये था टिन आर्था टिन प्लेट वर्क्स, ठीक है। तो ये जो एक्शन है ये स्टार्ट हुआ था कब बताना है, ठीक है। 7 फरवरी, 8 फरवरी, 9 या फिर 10 फरवरी को। सो ये स्टार्ट हुआ था 7 फरवरी को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, लॉयल्टी इज़ अ प्ले दैट वॉज रिटेन एंड परफॉर्म इन द ईयर। जो लॉयल्टी प्ले है गाल्सवर्दी का, वो कब लिखा गया था एंड कौन सी ईयर में परफॉर्म किया गया था। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, 1922 में किया गया था ये परफॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, हु इज़ द ऑनर ऑफ मेल्डन कोर्ट इन द प्ले लॉयल्टीज। प्ले मतलब जो लॉयल्टी है उसमें जो मेल्डन कोर्ट है उसका ऑनर कौन है ना। सो Charles Windsor is the owner of Meldon Court in the play Loyalties. So the right option will be A. Next question number 90. Next question number 90. Which of the following plays of Galsworthy exposes the evil of Shelter Homes? यानी गाल्सवर्दी का कौन सा प्ले evil of Shelter Home को एक्सपोज करता है, ये बताना है आपको। So the pigeon exposes the evil ऑफ शेल्टर होम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। इससे पहले आप लोगों से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई अगर सजेशन है जो आपको लगता है कि ये दिया जाना चाहिए यानी इम्प्रूवमेंट के लिए, तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, Which of the following plays of Galsworthy shows the revolt of young children against parental authority? ठीक है, तो जो गाल्सवर्दी हैं उनके कोई ना कोई प्ले किसी ना किसी थीम पर बेस्ड है, यानी कि उन्होंने समाज की जितनी भी बुराइयां हैं उनको ही लेकर उन्हीं के ऊपर अपने प्लेस को उन्होंने लिखा है,
तो किसी प्ले में मतलब कोई बड़े बेटे की कहानी है जिसने कि घर की ट्रेडिशन को तोड़कर मतलब अपनी मेड से शादी कर ली। किसी में क्या है कि मतलब लेबर और जो ऑनर है उनके बीच है, ठीक है। किसी में क्या है शेल्टर होम की इविल्स को दिखाया गया है। तो इसी तरीके से ये भी प्ले है। इस प्ले में क्या दिखाया गया है कि जो चिल्ड्रन है वो जो पेरेंटल अथॉरिटी है मतलब पेरेंट के अगेंस्ट खिलाफ इनका जो प्ले है उसमें बच्चे आवाज़ उठाते हैं पेरेंटल अथॉरिटी के अगेंस्ट। तो ये उनका प्ले है ए फैमिली मैन। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज़ द टर्म अप्लाइड टू द टाइप ऑफ कॉमिक ड्रामा रिटन बाय जॉन फ्लेचर एंड, यानी कि जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर है ये जो टर्म है ये कॉमिक ड्रामा के लिए अप्लाइड किया गया था, जो लिखा गया था जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन के द्वारा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन विल बी ए, कोलैबोरेशन में ये लिखा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। हु एक्सप्लेन द करेक्टर फार्मूला इन द इंट्रोडक्शन ऑफ हिज वर्क दस, यानी कि करेक्टर अपने वर्क के इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपना करेक्टर फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया है, यानी अपने वर्क के इंट्रोडक्शन में अब करेक्टर फार्मूला इंट्रोड्यूस कराया है किसने। इस तरीके से देखो ये लाइंस हैं, ऐसे उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है कि सम वन पैकुलियर क्वालिटी डॉथ सो पासेज अ मैन दैट इट डॉथ ड्रो all his affect, his spirit and his power in their confluxes all to run one way. So when Johnson in Every Man out of his humor explain his character formula in the introduction of, है ना, तो ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बेन जॉनसन ने अपने ये जो वर्क है ना एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर इसमें ये कराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले ऑफ गाल्सवर्दी डील विद द प्रॉब्लम्स ऑफ अनहैप्पी मैरिज, यानी कि इस वाला जो ये कौन सा प्ले है गाल्सवर्दी जिसमें अनहैप्पी मैरिज मतलब अनहैप्पी मैरिज को दिखाया है। सो ये फ्यूजिटिव है, इसमें एक मतलब मैरिड वुमेन के एक एक्स्ट्रा मतलब अफेयर होते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाया गया है इसमें। सो आपका जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा और बाद में वो अपनी जो फैमिली है उसको छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। इन विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी द फॉलोइंग लाइन्स अगर, यानी कि ये जो कौन सा प्ले गाल्सवर्दी का जिससे ये लाइन्स ली गई हैं। लॉ इज़ मजेस्टिक एडिफाइज शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, यानी कि जो लॉ है वो एक मजेस्टिक एडिफाइस है जो हमें शेल्टर प्रदान करता है, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट ऑन अनदर। तो ये जो लाइन्स हैं ये लाइन्स ली गई हैं गाल्सवर्दी के जस्टिस प्ले से। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। शेक्सपियर इन लव इज़ अ 1998 ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म दैट डिपिक्ट एन इमेजरी लव अफेयर इन्वॉल्विंग, यानी कि जो शेक्सपियर इन लव एक है ना ब्रिटिश अमेरिकन रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें मतलब एक इमेजिनेशन मतलब इमेजिनरी लव अफेयर दिखाया गया है जिसमें शेक्सपियर को किसके प्यार में इन्वॉल्व दिखाया गया है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। वाइला एंड विलियम शेक्सपियर, एंटनी एंड क्लोपैट्रा, किसके प्यार में दिखाया गया है उनको ये बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा, पोर्सिया एंड शेक्सपियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वाइला एंड विलियम शेक्सपियर को दिखाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन्स इन द शेक्सपियर ड्रामा 12th नाइट। लव शॉर्ट इज़ गुड बट गिव नॉट अनशॉर्ट इज़ बेटर, यानी कि ठीक है 12th नाइट जो शेक्सपियर का ड्रामा है उसमें ये जो लाइन है किसके द्वारा बोली गई हैं। सो दीज लाइन्स आर स्पोकन बाय ओलिविया। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, ओलिविया के द्वारा बोली गई हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। डैश इज़ अ पेस्टरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर believed to have been written in डैश एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो इन 1623, यानी कि विलियम शेक्सपियर हैं जो इनकी कौन सी कॉमेडी है जो कि क्या है पेस्टरल है और कब आई वो ये बताना है आपको। ठीक है, तो ये एज यू लाइक इट है जो कि एक पेस्टरल कॉमेडी है और कब पब्लिश हुई थी ये मतलब परफॉर्म हुई थी 1599 में और पब्लिश हुई थी इनके फर्स्ट फोलियो में 1623 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेट इन मैसीना एंड सेंटर अराउंड टू रोमांटिक पेयरिंग दैट इमर्ज व्हेन ए ग्रुप ऑफ सोल्जर अराइव इन द टाउन, यानी कि विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो मैसीना में उसकी सेटिंग है और एक
दो रोमांटिक कपल के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। और जब इसका प्लॉट जो है आगे जब बढ़ता है, जब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर अराइव होता है, द फर्स्ट बिटवीन क्लॉडियो एंड हीरो एंड द सेकंड रोमांस बिटवीन क्लॉडियोज फ्रेंड बेनेडिक्ट एंड हीरोज कजिन बेट्राइस। यानी कि इसमें दो मतलब पेयर हैं जो मतलब एक रोमांस जिनके बीच में चल रहा है ना। तो एक तो क्लॉडियो और हीरो के बीच में रोमांस है, और एक दूसरा जो रोमांस चल रहा है वो बेनेडिक्ट और बेट्राइस के बीच में है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, मच एडो अबाउट नथिंग। जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसका नाम है मच एडो अबाउट नथिंग, विच केम इन 1598। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। A fanciful image or startling comparison showing dissimilar similarity is called। यानी कि एक fanciful image startling comparison showing dissimilar similarity, उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, जो यानी कि ऐसा कंपैरिजन जो डिसिमिलर है, इसमें ठीक है कोई सिमिलरिटी नहीं है और सिमिलरिटी हो भी नहीं सकती है, उसको क्या कहा जाता है? मेटाफर, कंसीड, इमेजरी या फिर सिमिली। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। ये जो सही ऑप्शन है आपका वो होगा कंसीड, क्योंकि कंसीड में एक ऐसा कंपैरिजन दिखाया जाता है जो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। हिज स्पीच वॉज सच डैश आई एक्सपेक्टेड हिम टू डिलीवर। यानी कि उसकी स्पीच ऐसी थी जैसी कि मैंने क्या है एक्सपेक्ट की थी उससे, जैसी कि मुझे आशा थी कि वो ऐसी स्पीच ही देगा। तो आपको यहाँ पे फिल करना है क्या? सो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन एज आएगा। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, हिज स्पीच वॉज सच। उसकी स्पीच बिल्कुल वैसी ही थी एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू डिलीवर, कि मैंने जैसी एक्सपेक्ट की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। माई पोजिशन इज़ द सेम डैश योर्स। यानी कि मेरी जो पोजीशन है वो बिल्कुल वैसी है जैसे कि तुम्हारी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो द सेम है ये एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एज आएगा। ठीक है, यहाँ पर एज रिलेटिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि द सेम के बाद जब एक नाउन का दूसरे नाउन से के साथ कंपैरिजन हमें दिखाना होता है तब यहाँ एज का यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर सही हो जाएगा माई पोजीशन इज़ द सेम एज योर्स, कि मेरी पोजीशन बिल्कुल वैसी है जैसी कि तुम्हारी है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शंस में है एज और व्हेन, तो एज आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103। डैश इज़ द गर्ल आई टोल्ड यू ऑफ। यहाँ पर आपको सही प्रोनाउन फिलअप करना है। ठीक है, सो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होगा कि दैट इज़ द गर्ल, ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था, है ना। हम पॉइंट आउट करते हैं किसी को, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। हु, विच, वेयर का तो कोई सीन नहीं है। सो दैट आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। आई नो द विलेज डैश ही लिव्स इन, कि मैं उस गांव को जानता हूं कि जिसमें वो रहता है ना। तो यहाँ पे आपको जो सही रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो आएगा विच, कि आई नो द विलेज इन विच ही लिव्स, है ना। तो यहाँ पे जब इंट्रोगेटिव वर्ड आता है तो जो हमारा प्रीपोजिशन है वो लास्ट में चला जाता है। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 105। द प्यूपिल हु जस्ट डैश द प्लेन आर आर्टिस्ट। यानी कि जो प्यूपिल हैं वो अभी जो प्लेन में सवार हुए हैं वो कौन है? कलाकार हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, बोर्डेड, है ना। द प्यूपिल हु जस्ट बोर्डेड द प्लेन में जो प्यूपिल सवार हुए हैं वो कौन है? कलाकार हैं। सो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। व्हाट इज़ नाउन। नाउन क्या है? आपको बताना है नाउन के बारे में। सो नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज द नेम ऑफ ए पर्सन। सो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कि नाउन क्या है? एक नेम होता है पर्सन का। नेक्स्ट है नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ ए प्लेस। ठीक है, तो हम जब डेफिनेशन याद करते हैं नाउन की तो हमने पढ़ी है ना कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस ऑफ पर्सन एंड थिंग। ये तो बचपन वाली है डेफिनेशन। तो यहाँ पे वही है कि नेम ऑफ ए पर्सन होता है नाउन, बिल्कुल करेक्ट है। नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज नेम ऑफ प्लेस का नाम भी नाउन होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन, अ नाउन इज़ ए वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ ए क्वालिटी, कंडीशन, एक्शन और एनीथिंग वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल। तो नाउन उसके नाम को भी हम नाउन कहते हैं, यानी कोई क्वालिटी हो उसका नाम, कंडीशन का नाम, एक्शन का नाम, ये सबको भी हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव। सभी ऑप्शन जो हैं यहाँ पर करेक्ट हैं अबाउट नाउन, है ना, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। When two singular noun joined by and are preceded by each or every, the pronoun must be। ठीक है, यानी कि दो सिंगुलर नाउन जब जॉइन मतलब एंड से जुड़े हों और उनके साथ मतलब ईच और एवरी के साथ उनका यूज़ हो रहा है तो प्रोनाउन मस्ट बी। प्रोनाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर, प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल या फिर नन ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, सिंगुलर प्रोनाउन मस्ट बी, आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ईच और एवरी हैं ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव होते हैं, तो इनके साथ हमेशा ही क्या हो जाता है? सिंगुलर प्रोनाउन आता है। जबकि क्या होता है कि एंड से जब नाउन जुड़ते हैं वैसे तो वो सब्जेक्ट को मतलब प्लूरल बना देता है एंड वैसे तो,
लेकिन इनके वाले केस में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, व्हेन टू और मोर नाउन्स आर जॉइंड बाय आइदर और नाइदर और नॉर और द प्रोनाउन इज जनरली। तो यहाँ भी सेम वही वाला केस है कि जब दो मतलब सिंगुलर नाउन्स जॉइन होते हैं आइदर से और नाइदर नॉर से, तो जो प्रोनाउन है वो कैसे जनरली आती है, सिंगुलर, प्लूरल, आइदर सिंगुलर और प्लूरल, नन ऑफ द दीज। सो ऐसे केस में भी प्रोनाउन जो होती है वो जनरली सिंगुलर आती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109, व्हेन ए प्लूरल नाउन एंड ए सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाई और नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी इन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि जब वो नाउन है ना, कोई नाउन चाहे सिंगुलर नाउन जब और नॉर से जुड़े हों तब प्रोनाउन कैसा आएगा। तो इस वाले केस में प्रोनाउन हमेशा आता है प्लूरल। सो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110, द ऑब्जेक्ट फॉर्म ऑफ ए प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर ए नाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब। यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये प्रोनाउन होता है ना, उसकी ऑब्जेक्ट फॉर्म किसके बाद आती है। तो प्रीपोजिशन आपका सही हो जाएगा। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो प्रोनाउन की जो ऑब्जेक्ट फॉर्म है वो प्रीपोजिशन के बाद ही आएगी, है ना। सो आपका जो बी है वो सही हो जाएगा, प्रीपोजिशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111, व्हेन देयर इज ए कंपैरिजन बिटवीन टू नॉमिनेटिव केस प्रोनाउंस वी यूज नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ ये आपसे पूछा जा रहा है कि जब कंपैरिजन के केस में क्या होता है कि जब दो नॉमिनेटिव केस में कंपैरिजन हो रहा है प्रोनाउंस का, तो यहाँ पर हम नॉमिनेटिव केस रखेंगे किसके बाद, देन के बाद, इफ़ के बाद, अंटिल के बाद, व्हेन के बाद। तो आपको पता है कि जब कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का यूज़ करते हैं ना, देन कंजंक्शन का यूज़ किया जाता है कंपैरिजन में। तो जब नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउंस का कंपैरिजन हो रहा है तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस ही आएगा। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। यानी कि जो तुलना होती है ना वो सिमिलर चीज़ों में होती है, यानी कि सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट के साथ, ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट के साथ। सो देन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, व्हेन देयर इज़ ए कंपैरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट वी यूज़ डैश केस प्रोनाउंस आफ्टर देन। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि जब कोई कंपैरिजन हम करते हैं मतलब प्रोनाउंस का ऑब्जेक्ट वाला कंपैरिजन जब हम करते हैं तो देन के बाद कौन सा केस आएगा प्रोनाउन का, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। मैंने जो बताया अभी ऊपर वही वाली बात है कि नाउन का कंपैरिजन नाउन से होगा, मतलब सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस की जगह सब्जेक्टिव केस ही आएगा और ऑब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन हमेशा सिमिलर चीज़ों में बनाया जाता है ना। ये नहीं है कि आपका कंपैरिजन हो रहा है सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से, आप रख दो वहाँ पे ऑब्जेक्ट, ऐसा नहीं होता। सो आपका ए सही हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, ए डैश इज ए प्रोनाउन दैट रिप्रेजेंट ए नाउन एंड एक्सप्रेसेस इट्स पोजीशन एज नियर और फार इंक्लूडिंग एन टाइम। ठीक है, तो आपको वो प्रोनाउन बताना है जो क्या पोजीशन को पॉइंट आउट करता है एज नियर और फार। जैसे कि दिस इज़ ए बुक, दैट इज़ ए बुक, है ना, दीज आर फ्लावर्स, दोज आर फ्लावर्स, इस तरीके से। तो वो कौन सा प्रोनाउन होता है आपको बताना है। तो जो नियर और फार को और टाइम को इंडिकेट करता है वो होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, दिस एंड दैट रेफर टू सिंगुलर नाउन वेयर एज दीज एंड दोज रेफर टू। तो ये तो बहुत ही ईजी है। ये जो दिस, दैट और दीज और दोज ये क्या होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं और एडजेक्टिव भी होते हैं, है ना। तो जब दिस और दैट तो सिंगुलर नाउन को रेफ़र करते हैं, तो दीज और दोज किसको रेफ़र करेंगे, प्लूरल नाउन को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, प्लूरल नाउन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, दिस, दैट, दीज, दोज एंड सच डैश ऑल्सो वैन दे मॉडिफाई ए नाउन। यानी कि जो दिस है, दैट है, दीज है, दोज एंड सच, ये सब हैं, ये जब नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये दिस, दैट, दीज, दोज ये सभी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बट जब ये नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो ये एडजेक्टिव भी बन जाते हैं। सो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। नाउन को मॉडिफाई करेंगे तब। ठीक है, वैसे क्या है, वैसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तो है ही। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116, द फॉलोइंग प्रोनाउंस माई, अवर, योर, हर, देयर आर कॉल्ड। यानी कि जो ये प्रोनाउंस हैं माई, अवर, योर, हर, देयर, ये किसके एग्जाम्पल हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन,
या फिर पजेसिव प्रोनाउन। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। ये सभी के सभी एग्जाम्पल्स किसके हैं? पजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पीपल और थिंग्स वेयर एज वन एंड अदर इज यूज्ड फॉर। यानी कि ईच अदर और वन एंड अदर क्या है? ये रेसिप्रोकल, ये सारे जो एग्जाम्पल हम पढ़ रहे हैं ना, ये सब हम प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो ईच अदर है और वन एंड अदर है, ये एक रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं। ईच अदर का यूज़ हम जब करते हैं जब बात दो लोगों की हो रही होती है, दो लोगों के बीच में बात हो रही होती है, और दो से अधिक जब लोग होते हैं, मोर दैन टू, व्हेन वी यूज़ वन एंड अदर, है ना। दो से ज़्यादा लोगों के लिए हम वन एंड अदर का यूज़ करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, मोर दैन टू, दो से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 118, अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज नॉर्मली यूज्ड व्हेन। यानी कि एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ कब किया जाता है? व्हेन द सब्जेक्ट इज टॉकिंग टू वनसेल्फ, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द सेम एज द सब्जेक्ट। यानी कि इसका प्रयोग जब किया जाता है जब सेंटेंस के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही होता है ना, जो वही होता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है। जैसे ही हर्ट हिमसेल्फ, फॉर एग्जाम्पल ही हर्ट्स हिमसेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, है ना, शी हर्ट हर सेल्फ, इस तरीके से। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119, वॉट इज़ यूज्ड एज टू। यानी कि वॉट का जो यूज़ होता है वो क्या कैसे होता है, किस प्रकार से, है ना। इंट्रोगेटिव एक्सप्रेसिंग इंक्वायरी अबाउट द आइडेंटिटी, नेचर और वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट और मैटर। यस, तो इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन, मतलब आइडेंटिटी के लिए वॉट का यूज़ किया जाता है। जैसे हम पूछते हैं ना, व्हाट इज़ योर नेम, इस तरीके से, है ना। सब्जेक्ट की आइडेंटिटी के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट के लिए भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन है इंट्रोगेटिव एक्सप्रेसिव इंक्वायरी अबाउट द कैरेक्टर, नेचर, ऑक्यूपेशन, पोजीशन और रोल ऑफ ए पर्सन। तो वही बात है कि मतलब क्वेश्चन मतलब इंट्रोडक्शन में इसका यूज़ किया जाता है ना, किसी की इंक्वायरी करने में, कि किसी कैरेक्टर के बारे में, उसका नेचर के बारे में, या उसका ऑक्यूपेशन क्या है, कि व्हाट इज़ योर जॉब, है ना, व्हाट यू आर, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट मतलब पोजीशन, इस तरीके से व्हाट का यूज़ किया जाता है। रेफर टू नॉन लिविंग थिंग्स, ऑफ कोर्स इसका यूज़ जो है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी किया जाता है, या फिर मतलब ऑल ऑफ दीज। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, डिफाइनिंग क्लॉज। डिफाइनिंग क्लॉज बताना है आपको क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो क्लॉज क्या होती है? क्लॉज एक है ना, एक सेंटेंस के अंदर ही एक छोटा सेंटेंस होता है जिसे हम क्लॉज कहते हैं, जिसका अपना सब्जेक्ट होता है, अपना प्रेडिकेट होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बताना है डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है। सो ऑप्शंस हैं, गिव इस इसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन इन क्वेश्चन। सो यस, ये नाउन के बारे में इसेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है डिफाइनिंग क्लॉज, यानी कि इसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज के नाम से जानते हैं। रेस्ट्रिक्ट, लिमिट और डिफाइन द एंटीसीडेंट्स। सो ऑफ कोर्स ये क्या करता है? रेस्ट्रिक्ट कर देता है। डिफाइनिंग जो क्लॉज होता है वो अपने एंटीसीडेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, ठीक है। इफ़ यू कट आउट द डिफाइनिंग क्लॉज द सेंटेंस मीनिंग फंडामेंटली डिफरेंट एंड इनकम्प्लीट। अगर आप इसको हटा देते हैं डिफाइनिंग क्लॉज को, तो जो फंडामेंटली जो मीनिंग है उस सेंटेंस का वो अधूरा हो जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल आर करेक्ट। जो डिफाइनिंग क्लॉज है उसके बारे में सभी की सभी जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज। नॉन डिफाइनिंग क्लॉज क्या होती है? ऐड इन्फॉर्मेशन दैट इज़ नॉट इसेंशियल टू द सेंटेंस ओवरऑल मीनिंग। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है नॉन डिफाइनिंग क्लॉज में, जो इतनी इसेंशियल नहीं होती कि उसके रखने से और हटा देने से कोई इफेक्ट पड़े, ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। जबकि जो डिफाइनिंग क्लॉज है अगर उसको हटा दिया तो सब कुछ हो जाएगा गड़बड़, है ना, इसको नहीं हम हटा सकते। नेक्स्ट है बी, इट इज़ अ डिलीटेड द सेंटेंस वुड कन्वे बेसिकली द सेम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो अगर इसे डिलीट भी कर दिया जाता है तो वो वही इन्फॉर्मेशन रहती है, इसमें सेंटेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन सेंटेंस बाय कॉमास। और जो नॉन डिफाइनिंग क्लॉज है उसे मेन सेंटेंस से कॉमा के द्वारा सेपरेट किया जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज के बारे में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122, वी यूज़ दैट एज ए। जो दैट है हम उसे किस रूप में यूज़ करते हैं? डिटरमाइनर, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। एक दैट को हम एज ए डिटरमाइनर, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन हर रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दैट होता है ना, डेमोस्ट्रेटिव होता है, रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होता है, डिटरमाइनर तो होता ही है। तो सभी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है?
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। रिलेटिव प्रोनाउन रेफर बैक टू ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इज इट एंटीसीडेंट। ठीक है, तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन और प्रोनाउन को ही रेफर बैक करता है, यानी इसका अपना तो कोई अस्तित्व होता नहीं है, ये उसी नाउन और प्रोनाउन के लिए आता है जो सेंटेंस में यूज़ हुए होते हैं, उन्हीं के हिसाब से ये काम करता है, जिसे हम एंटीसीडेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट है बी, रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम नंबर एंड पर्सन एज ए एंटीसीडेंट। सो जो इसका एंटीसीडेंट का नंबर और पर्सन होता है वही रिलेटिव प्रोनाउन का भी होना चाहिए। सो बिल्कुल सही है। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफरिंग बैक टू अ सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन मस्ट बी फॉलोड बाई ए सिंगुलर बर। तो यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन को अगर रेफर कर रहा है तो बर भी सिंगुलर होनी चाहिए। सो बिल्कुल सही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ द एबव आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये बताना है आपको, कौन सा स्टेटमेंट सही है। इट्स एक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब इन इट्स ओन क्लॉज, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी, इट ऑल्सो एक्ट एज अ कंजक्शन ज्वाइनिंग इट क्लॉज टू द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। सो बिल्कुल सही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 125। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस पेपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ दैट। अब दैट के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनमें सही है वो आपको बताना है। ठीक है, सो नेवर यूज विद ए प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग। ठीक है, तो प्रीपोजिशन के साथ ये कभी नहीं आएगा, इसके आगे प्रीपोजिशन नहीं आएगी। प्रीपोजिशन का अगर यूज़ होना होगा तो सेंटेंस के लास्ट में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है, आफ्टर द वर्ड्स ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, ईटीसी। यानी कि ये जो डिटरमाइनर है इनके बाद दैट का यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन वो ऑप्शन सी, आफ्टर टू एंटीसीडेंट, वन डिनोटिंग अ पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग विदाउट लाइफ। सो इसके साथ भी, इस सेंटेंस में भी दैट का यूज़ होता है, बिल्कुल सही है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।